वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज इस टॉपिक में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लीनियर मोमेंटम और उसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ आपने इस चैप्टर को कुछ सिंपल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं पहले, जो कि इम्पोर्टेंट होती है बहुत। पॉइंट मास। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि जिसका साइज बहुत छोटा होता है उसके डिस्टेंस कवर से। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे और उसका जो साइज है उसके कंपैरिजन में क्या हो, बहुत छोटा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, पॉइंट आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट remains in the state of rest or in the state of uniform motion until unless an external force is not compelled on it। ये इनर्शिया क्या है? एक बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जब तक कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। एक पॉइंट आता है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। अगर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी रेस्ट पे है और एक बॉडी मोशन में है जिसका मास सेम है, दोनों बॉडीज का मास सेम है। ये बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। और ये वाली बॉडी किस में है? मोशन में। अगर दो बॉडी हैं जिनका मास सेम है और एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी मोशन में है, तो इन दोनों बॉडीज का जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। तो मास अगर सेम है तो चाहे बॉडी वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, लेकिन इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। इसके बाद अगर आता है मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम का मतलब है टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इसका मतलब होता है टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वेक्टर। तो लीनियर मोमेंटम हमारा कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी अगर हम यूनिट देखें, यूनिट अगर चेंज करें देखें तो क्या होगा? तो यूनिट ऐसा यूनिट अगर हम इसको देखें, मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर CGS यूनिट देखें, CGS यूनिट क्या हो जाएगी? मास की CGS में क्या होती है? ग्राम। और वेलोसिटी क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या हो गई? CGS यूनिट। और अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें, डायमेंशन देखो क्या होगा? मास की डायमेंशन क्या होती है? m। वेलोसिटी की LT की पावर -1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? m LT की पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम कहते हैं। देखो, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। P इक्वल्स टू M इंटू V। और ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट हो गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और डायमेंशन हो गई MLT की पावर -1। अब इसका हम कुछ इसके ग्राफ देखते हैं। मोमेंटम में का ग्राफ देखते हैं, मास, वेलोसिटी और मोमेंटम में। उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ देखते हैं समझने के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये लाइन की इक्वेशन कब होती है? सपोज ये y कोऑर्डिनेट है और ये x है। एक लाइन है ऐसे जा रही है और ये इसको इंटरसेप्ट यहाँ पे कर रही है c पे और ये एंगल है थीटा। तो y क्या है यहाँ पे? ये कोऑर्डिनेट। x क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेट। m क्या होता है यहाँ पे? स्लोप। m होता है स्लोप, जिसको बोलते हैं हम क्या? tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। और c यहाँ पे क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस।
पॉजिटिव वाई एक्सेस पे क्या होता है ये इंटरसेप्ट, तो इसको हम वो बोलते हैं सी। अगर ये लाइन सी की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दिया जाए, अगर सी की वैल्यू समहाउ क्या हो जाए 0, तो देखो क्या हो जाएगा y इजगल टू क्या हो जाएगा y इजगल टू एम एक्स, ये क्या हो जाएगा y इजगल टू एम एक्स। तो लाइन और कहाँ से पास होकर जाएगी ये ओरिजिन से, तो इक्वेशन किसकी हो जाएगी y इजगल टू एम एक्स एंड दिस लाइन इज पास थ्रू ओरिजिन। तो अब हम जैसे हमने अभी ग्राफ देखा था p इजगल टू मोमेंटम का मास एंड वेलोसिटी, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसको कंपेयर करके, मोमेंटम को यहाँ रखें y एक्सिस की जगह और वेलोसिटी को यहाँ रखें x एक्सिस पे, तो ग्राफ कैसे होगा, इसको हम इक्वेट करें y की जगह हमने क्या रखा p को और x की जगह रखा v को, तो ये लाइन पास होगी ओरिजिन से और m यहाँ क्या बताएगा स्लोप को, m बताएगा स्लोप को। अगर इसी तरह दूसरा ग्राफ हम प्लॉट करें किसमें मोमेंटम में और मास में, मोमेंटम में और मास में, तो यहाँ मोमेंटम की जगह y की जगह को क्या आ गया, y की जगह आ गया p और x की जगह आ गया v, तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये किसको बताएगा स्लोप को। एक इक्वेशन होती है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है y एक्सिस और ये x एक्सिस, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है एक्स वाई इजगल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह बनता है एक्स वाई इजगल टू कॉन्स्टेंट सी, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ है। अभी हमने देखा मास और वेलोसिटी, पहले हमने ग्राफ प्लॉट करा था मोमेंटम में और वेलोसिटी में और मोमेंटम में और मास में, अब ग्राफ अगर हम प्लॉट करें मास और वेलोसिटी में, तो इसको हम यहाँ पे हमने मास को रखा और यहाँ वेलोसिटी को, तो मास और वेलोसिटी, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, पी अगर क्या हो कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसको अगर हम कंपेयर करें इससे तो इस तरह बन जाएगा ग्राफ इसका। यहाँ पे क्या हो गया, मास की जगह क्या हो गया वाई एक्सिस और वेलोसिटी की जगह क्या हो गया एक्स एक्सिस, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है मोमेंटम और वो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ हम क्या लेंगे एम वी इजकल टू कांस्टेंट जो कि पी हो गया, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गए, तो P और V इसका ग्राफ ये प्लॉट हो गया, P और M का ग्राफ ये प्लॉट हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का ग्राफ क्या हो गया, ये वाला प्लॉट हो गया। इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है और इन द स्टेट ऑफ मोशन है तो इट विल रिमेन्स इन दैट कंडीशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट कंपेल्ड ऑन इट। तो ये कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि कोई हम बाहर से फोर्स ना लगाते हैं, तो उसको न्यूटन्स का क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इनर्शिया का, इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही तब तक रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, इनर्शिया को। अब इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीन तरह के इनर्शिया के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन। इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। इनर्शिया के टाइप्स कितने हो गए, तीन, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज हम ये स्टेशनरी बस है, कोई ये बस है और हम इसमें आगे यहाँ पे बैठ गए, बस है खड़ी हुई थी और उसमें आगे हम बैठ गए, तो अगर बस ने सडनली चलना शुरू कर दिया
तो क्या होगा कि जो हमारा लोअर वाला पोर्शन होगा वो तो बॉडी बस के साथ मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो हाफ अपर वाला पोर्शन है वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। और रेस्ट की कंडीशन कहाँ थी, पीछे। तो जैसे ही बस सडनली आगे की तरफ चलना शुरू करेंगे, हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोबारा से देखते हैं इसे। मान लो कोई बस है, स्टेशनरी है, और उसमें हम आकर बैठ गए, तो और बस ने सडनली चलना शुरू कर दिया, तो हमारा जो हाफ लोअर वाला पोर्शन है वो बस के साथ तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो हाफ अपर वाला पोर्शन है वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। और रेस्ट की जो कंडीशन थी वो कहाँ थी, पीछे। पहले हम रेस्ट में ही थे, तो हम पहले पीछे रेस्ट में थे, तो हम पीछे की तरफ, जब बस आगे की तरफ चलना शुरू करेगी तो हम पीछे की तरफ फॉल करेंगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेकंड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में एक एग्जांपल उससे भी ले सकते हैं, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला, कि अगर सपोज ये कोई ग्लास है, अगर हमने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और इसके ऊपर कोइन रखा है, और कार्डबोर्ड को हम ऐसे थ्रो करते हैं हाथ से, तो कार्डबोर्ड तो क्या हो जाएगा, मोशन में, लेकिन जो कोइन था वो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, जो कोइन था वो नीचे फॉल कर जाएगा, और जो ये कार्डबोर्ड है वो आगे चला जाएगा अगर हम इसको थ्रो करते हैं। तो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज ये मूविंग बस है, अगर हम इसके अंदर बैठे हुए हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो हमारा हाफ लोअर वाला पोर्शन है वो बस के साथ किस में है, बस के साथ मोशन में है, और पूरी बॉडी जो हमारी है क्या, बस के साथ मोशन में है, फुल बॉडी। अगर बस ने सडनली क्या लगाया, ब्रेक अगर लगाती है, तो जो हमारा हाफ लोअर वाला पोर्शन है वो बस के साथ तो किस में आ जाएगा, रेस्ट में, लेकिन जो हाफ अपर वाला पोर्शन है वो किस में रहना चाहेगा, मोशन में, क्योंकि हमारी इनिशियल जो कंडीशन थी वो किस में थी, पूरी बॉडी मोशन में थी। तो इसकी वजह से हम आगे की तरफ फॉल करेंगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह अगर मान लो ये बस है, इस चलती हुई बस में अगर कोई उतरे, चलती हुई बस में से कोई उतरे, तो वो कहाँ फॉल करता है, आगे की तरफ। क्यों जैसे हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमारा जो लोअर वाला पोर्शन है वो तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर वाला हाफ जो पोर्शन है वो किस में रहना चाहेगा, मोशन में। और मोशन की कंडीशन कहाँ थी, आगे की तरफ। तो इसलिए हम कहाँ फॉल करेंगे, अगर चलती बस से उतरे करें तो आगे की तरफ फॉल करेंगे। इसलिए चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। अगर मान लो इनकेस कभी उतरना पड़ गया तो हल्की स्पीड में क्या है, थोड़ा सा हमें चलना चाहिए, ताकि जो हमारा लोअर वाला जो पोर्शन है वो भी मोशन में रहे। तो इससे हमारे जो आगे गिरने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए अगर कभी चलते बस में बाई चांस उतरना पड़ जाए तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, तो इससे हम गिरेंगे नहीं। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी तब तक जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। सपोज कोई बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में जा रही थी, आगे आने पे क्या हुआ कि कर्व आ गया ऐसे। मान लो एक कार है, कार इस डायरेक्शन में इस तरह जा रही थी ऐसे, और कार के अंदर हम बैठे थे, तो हम क्या करना चाहेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करनी चाहिए, लेकिन कार ने क्या लिया, ऐसे टर्न। तो जो हम ये सेंटर है इस कर्व का सेंटर इस तरफ, तो बॉडी जो हमारी है इस वाले डायरेक्शन में थी, तो जैसे हम कर्व लेंगे तो हम किधर की तरफ होंगे, सेंटर के अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हमारी जो लाइन की पहले वाली मोशन लाइन थी इस वाले डायरेक्शन में थी, तो हम इस वाले डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ क्या होंगे, फॉल करेंगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह अगर कोई स्टोन है, अगर हमने स्टोन के इस रस्सी से बांध के वर्ल किया सर्कल में, ऐसे घुमाते हैं अगर सर्कल में, और सडनली जो ये ऐसे कर्व को पहले फॉलो करेगा, और सडनली मान लो कि जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक हो जाए, तो जो स्टोन है ये टेंजेंशियली इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि जो ये स्टोन था ये हर कर्व पे टेंजेंट मूव कर रहा था ऐसे, लेकिन जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो क्या होगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर ये फॉल करे, अगले चला जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा
इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट। तो ये किस पे पॉइंट करते हैं? सिंगल पॉइंट पे। अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी सिंगल पॉइंट पे काम करें तो उन सभी फोर्सेस को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन क्या होगा? जीरो। मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट इज क्या? इक्वल। तो सारे फोर्सेस क्या होंगे? वहाँ इक्वल। या फिर हम सबको क्या कहेंगे कि उनका जो टोटल समेशन फोर्स होगा वो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो। तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे किसमें? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे लगाने के लिए। सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इजिकल टू जीरो। इसके बाद आता है टेंशन। स्ट्रिंग क्या लगाती है? टेंशन फोर्स। सपोज ये कोई ब्लॉक है और हमने किसी स्ट्रिंग से इसको बांधा हुआ है। ये ब्लॉक जिसका मास क्या है? m। तो ये जो ब्लॉक है इसको पुश नहीं कर पाएगा, खाली क्या कर सकता है? इसको पुल कर सकता है। तो टेंशन की जो टेंशन एक फोर्स है, तो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी? इस साइड होगी। अगर मान लो हमने इसी ब्लॉक को ऐसे लटका दिया रस्सी से, तो अब क्या है? ये जो स्ट्रिंग है इसको पुश नहीं कर पाएगी, क्या करेगी? पुल। तो इसमें टेंशन की जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमेशा क्या करती है? पुल करती है, ना कि पुश। स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ब्लॉक। कोई बॉडी वेट हमारा वो होता है, वो हमेशा कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज ये टेबल है, टेबल पर हमने एक बुक रखी हुई है, तो जिसका मास क्या है? m। तो वेट बराबर क्या होता है? m इंटू जी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट हमेशा कहाँ काम करेगा? इस वाले सरफेस के वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट हो गया m इंटू जी। और ये जो टेबल का सरफेस है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं n। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा जिस सरफेस पे रहता है, इसके क्या होता है? सरफेस के 90 डिग्री पे होता है। और वेट हमेशा कैसे काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। इसको और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कोई ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है। इस ब्लॉक को हमने यहाँ रखा हुआ है ऐसे। अभी हमने कहा कि जो ब्लॉक का मास क्या है? m। तो वेट हमेशा कहाँ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे काम करेगा हमेशा। तो वेट की वैल्यू क्या हो गई? m इंटू जी। अब इस वाले वेट को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल, और इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर। प्लेन के पैरेलल ये वाला हो गया और परपेंडिकुलर हो गया ऐसे 90 डिग्री बनाता हुआ इस पर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। अब ये डब्ल्यू बराबर क्या है? m इंटू जी। तो ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा? एम जी कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। और ये जो सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, इस पे 90 डिग्री से इसी डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा इस ब्लॉक पे, जिसको नॉर्मल रिएक्शन क्या कहेंगे? n। वेट हमने कहा क्या देखा कि वेट हमेशा कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसको ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है एम जी कोस थीटा, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा होगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस हमें लगाना क्या? सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इजिकल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इजिकल टू जीरो। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सपोज ये ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। तो हमें ये स्ट्रिंग में बतानी है टेंशन कितनी होगी। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी?
तो क्या करेंगे हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि इस ब्लॉक पे लगने वाले सभी फोर्सेस को एनालाइज करना है। तो वेट क्या होगा, हम वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। वेट बराबर क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। मास कितना है 10 kg, तो 10 इंटू जी। जी की वैल्यू हमने लेट, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 100 हो गया न्यूटन। W की वैल्यू कितनी हो गई 100। और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करेगी, पुश तो करेगी नहीं, पुल करेगी। तो टेंशन की डायरेक्शन इसमें क्या हो गई अपवर्ड, तो T। अब क्या है, इस वाले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या लगाएं, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। हमें एक साइन कन्वेंशन को यूज करना है। कोऑर्डिनेट एक्सेस को देखते हैं, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है प्लस वाली, ये -x, ये -y। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को लेना पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। प्लस एक्सेस की तरफ वाले फोर्स को प्लस और माइनस एक्स वाली तरफ को माइनस। अब इस वाले डायरेक्शन में ये वाला, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें ओरिजिन मानते हुए, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है टेंशन की, अपवर्ड, T पॉजिटिव। और ये वाला डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -100 इक्वल्स टू 0। तो T इक्वल्स कितने आ गया 100 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई स्ट्रिंग में 100 न्यूटन। इसी तरह और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg। हमने इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। एक ये स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन स्लेट T1 है, ये वाली स्ट्रिंग टेंशन T0 है, और ये इसके साथ एंगल थीटा। ये स्ट्रिंग है जो इसमें टेंशन कितनी है T2, और ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। और ये वाली जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 है, और इस स्ट्रिंग में ये पॉइंट A मान लिया हमने इस वाले पॉइंट को, और ये पॉइंट हो गया B। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T4 है और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमें बताना है T0, T1, T2, T3, T4 की वैल्यू, सबकी वैल्यू बतानी है। T0, T1, T2, T3 एंड T4 की हमें बतानी है क्या क्या वैल्यू होंगी, टेंशन की वैल्यूज क्या होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना करते हैं। FBD बनाते हैं किसका, FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक का। देखो 10 kg ब्लॉक का अभी FBD बनाया अगर हम, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज किया जाएगा। इस पे वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू हमने सपोज 10 मीटर पर सेकेंड ले ली, 10 मीटर पर सेकेंड। तो W बराबर क्या होगा, M इंटू जी इज इक्वल टू M इंटू जी की वैल्यू 10, कितना हो गया 100। और इस पर T0 की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T0 अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इस वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल में कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो T0 अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको ओरिजिन अगर हम ले अपवर्ड, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 100 इक्वल्स टू 0। तो T0 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 100 न्यूटन। तो T0 तो आ गया 100 न्यूटन, T0 आ गया यहाँ पे 100 न्यूटन। अब T1 को एनालाइज करने के लिए पॉइंट A को एनालाइज करते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस हैं इस पे ये पॉइंट 1 है, इस यहाँ पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं कॉन्करेंट। तो अब पॉइंट A का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। FBD ऑफ पॉइंट क्या A पॉइंट है, ये पॉइंट A है। इस पे ये जो पॉइंट को क्या स्ट्रिंग अपनी तरफ क्या करेगी, पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती। तो टेंशन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। और इसमें इस वाले ब्लॉक को, इस वाले पॉइंट को ये T0 क्या करेगा, पुश नहीं कर सकता, पुल करेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये A पॉइंट हो गया, इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये T0 की डायरेक्शन आ गई इधर, ये T1, ये पॉइंट ये हो गया। और इधर क्या है T2,
ये ऐसे, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई T2। ये वाई एक्सिस हो गया, ये लेट एक्स एक्सिस। अब क्या कराएंगे हम, सिग्मा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट ए का है, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 लेते हैं। सिग्मा एफ वाई 0 का मतलब क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनका समेशन क्या करता है 0। अगर ये T2 है तो इस वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T2 cos 30 ये वाला कंपोनेंट प्लस T2 cos 30, T2 cos 30 ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, T2 cos 30 हो गया। अब और यहाँ पे नीचे वाला डायरेक्शन में क्या है, माइनस T0, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कोई फोर्स लग रही ना वाई डायरेक्शन में। एक T2 का cos 30 इधर लग रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में T0 लग रहा है, इक्वल्स टू 0। T2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू T0 इधर आ जाएगा, T0 की वैल्यू कितनी है 100। देखो क्या आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 200 अपॉन में √3 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, T2 की वैल्यू आ गई 200 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन। अगर इसी तरह अब हम क्या करें, सिग्मा एफ एक्स को 0 रखें, ये सिग्मा एफ वाई को हमने 0 रखने पे हमें किसकी वैल्यू आ गई, T2 की। अगर हम क्या रखें सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, ये T2 का कौन सा कंपोनेंट cos 30, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस वाले डायरेक्शन, ये वाला वेक्टर इधर है तो इसका एक वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, एक इस डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगी T2 cos 30, ये सब हो जाएगा sin 30 पॉजिटिव डायरेक्शन में, T2 sin 30। और ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ माइनस T1 इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। T2 की वैल्यू कितनी है 200/√3, 200/√3। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू माइनस T1 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा T1, ये 2 से कटेगा तो 100 आ जाएगा, 100/√3 किसकी वैल्यू आ गई T1 की। तो T1 की वैल्यू जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई 100/√3 न्यूटन। तो देखो कि T0 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई और T2 की वैल्यू आ गई। अगला है T3 और T4 को फाइंड आउट करना। अभी हमने T0, T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारा क्या बचा T3 और T4, टेंशन इन T3 इस वाले में और इस वाले में है। इसको निकालने के लिए हम पॉइंट B को एनालाइज करते हैं, पॉइंट B को एनालाइज करते हैं। तो FBD ऑफ पॉइंट B का FBD ड्रॉ करते हैं। देखो ये पॉइंट B है, अब ये जो टेंशन है इस पॉइंट B को पुश तो करेगी नहीं, पुल करेगी, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, डायरेक्शन हो गई ऐसे T3। ये जो टेंशन, ये वाला जो टेंशन है इसको क्या करेगी पुल करेगी, ये भी इस वाले डायरेक्शन में, तो T4 इस तरह ऐसा हो गया। एंगल कितना है ये 60 डिग्री। अगला ये जो टेंशन है ये वाला T2, ये क्या करेगा इस पॉइंट को भी पुल करेगी, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में T2। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना कितना होगा। देखो ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, तो ये तो 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये अगर 60 हो जाएगा तो ये इसके साथ ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये टोटल मिला के 90 डिग्री हो जाएंगे। ये 60 डिग्री है तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वर्टिकल के साथ ये वर्टिकल और ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है इसके साथ यहाँ T2 और ये वर्टिकल के साथ एंगल वाला कितना है 30 डिग्री, तो एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब क्या लेना है सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो T4 का इस वाले कंपोनेंट, ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस तरह डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, T4 cos 60 डिग्री। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेना है पॉजिटिव, और ये वाले कंपोनेंट का एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर क्या होगा इस वाले डायरेक्शन थीटा के साथ वाला एंगल क्या होगा कोसाइन वाला, T2 क्या होगा cos 30, और इधर वाला क्या हो जाएगा साइन। तो इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव, T2 क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री।
इक्वल्स टू 0 और कोई तो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है नहीं, तो T2 T4 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी है 200/√3 यहाँ से, इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल और ये 2 से 100 आ गया है, और 100 में फिर ये 2 की मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना जाएगा 200, तो T4 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 200 न्यूटन। T4 की वैल्यू जो आ गई 200 न्यूटन। दोबारा से देखते हैं एक बार, सिग्मा Fy = 0 निकालने से हमें किसकी वैल्यू आ गई T4 को। कैसे T4 इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस वाले डायरेक्शन में एक इस वाले डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा कोस वाला T4 कोस 60 प्लस लेना क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, इस वाले का इस डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होगा माइनस क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस T2 कोस 30, कोस वाला कंपोनेंट लेना क्योंकि ये एंगल थीटा 30 डिग्री है, तो नेगेटिव लेंगे। तो इसको हमने सोल्व किया तो T4 की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन आ गई। ये क्या लिया था हमने सिग्मा Fy = 0 रखने पे T4 की वैल्यू आ गई हमारे पास। T4 की वैल्यू भी आ गई, बचा क्या है T3, तो T3 को अब करने के लिए क्या लिख लो सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fx = 0। अब T4 है, इसका ये वाला कंपोनेंट तो ले लिया हमने, इस वाले डायरेक्शन में जाएगा दूसरा वाला, तो प्लस x एक्सिस की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये T4 क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, T4 साइन 60 डिग्री प्लस में ये आ गया। और ये ओरिजिन अगर है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस T3 और T2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा, इस वाले को तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले ही चुके हैं, ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, तो माइनस T2 ये क्या हो जाएगा ये कोस होगा, ये वाला साइन T2 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। T4 की वैल्यू कितनी है 200 निकाल चुके हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस T3 निकालनी है हमें, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 200/√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना हो गया 100√3 माइनस T3 माइनस ये कितना आ जाएगा 100/√3 इक्वल्स टू 0। माइनस T3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा T3 प्लस का आ गया, ये क्या बचा 100√3 माइनस 100/√3। इसको सोल्व करना है, क्या करो इस वाले इक्वेशन में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ √3 इंटू √3 अपॉन में √3 माइनस 100/√3 इक्वल्स टू √3 से √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 100 × 3 कितना आ जाएगा 300 माइनस अपॉन में √3 माइनस 100/√3 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा 200/√3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी T3 की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमने क्या करा T0 T1 T2 T3 और T4 की जो वैल्यू है टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। T0 की वैल्यू 100 न्यूटन, T2 200/√3, T1 100/√3 और T3 200/√3 एंड T4 इज 200 न्यूटन। तो सारे जितने भी इस स्ट्रिंग में जितने भी टेंशन थे सारे टेंशन्स निकाल लिए। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम और इस वाले ब्लॉक का मास है 20 किलोग्राम, और इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं हम 100 न्यूटन से इस डायरेक्शन लग रहा है, और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ऑफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखो एक ब्लॉक है जिसका मास 10 किलोग्राम है, दूसरा ब्लॉक जिसका मास 20 किलोग्राम है। इस ब्लॉक पे इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वर्टिकल के साथ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड कितना 50 न्यूटन। तो हमें क्या बताना है
बताना है फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, इस वाले और ये दो ब्लॉक जो हैं इनके जो बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको बताना है, और रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस ब्लॉक एंड वॉल। दोबारा से हमें फोर्स क्या बताना है, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू बतानी है, और ये जो सरफेस है इस पर जितना नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, इस वाले ब्लॉक पे ये जो सरफेस है इस पर जितना नॉर्मल रिएक्शन है वो ऑफर कर रहा है वो वैल्यू बतानी है, और ये जो वर्टिकल सरफेस है इस पर जितना नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा है इस वाले के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबका। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं किसका, FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक का। ये 10 kg ब्लॉक हो गया, 10 kg मास। इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये कितनी है 100 न्यूटन। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा हमेशा कहाँ करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, N1 हो गया नॉर्मल। ये जो सरफेस है इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, N1 कह दिया हमने। वेट हमने अभी देखा था हमेशा कहाँ, इसका मास कितना है 10 kg। जो वेट हमेशा कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट बराबर क्या होता है m इंटू जी। m की वैल्यू कितनी है 10 और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 10 इंटू 10 इजकल टू 100। तो w की वैल्यू कितनी होगी 100। अब ये वाला 100 इधर हो गया। अब ये जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होंगे, ये कॉन्टैक्ट जो सरफेस होंगे इसको ऐसे देखते हैं कि सपोज अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में है तो इस वाले ब्लॉक पे इस पे ये वाला ब्लॉक इस वाले डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ ऐसे ऑफर करेगा। तो क्या होगा कि इस वाली डायरेक्शन पे ये वाला ब्लॉक इस वाले डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा ऐसे, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, ले ली N2। अब क्या करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने। अब क्या करना है, समेशन ऑफ सिग्मा Fy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fx इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है इक्विलिब्रियम है ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सिग्मा Fy इक्वल टू 0 वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या है, इसको अगर ओरिजिन ले अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है N1 पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना है -100 इक्वल्स टू 0। तो N1 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 100 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉक है ये इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई N1 की 100 न्यूटन। पहला। सेकंड क्या लेता है, सिग्मा Fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा Fx इक्वल टू 0। तो क्या लेंगे, इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह जा रहा है प्लस लो, माइनस इस वाले डायरेक्शन में क्या लेंगे नेगेटिव, N2 इक्वल टू 0। तो N2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 100 न्यूटन। N1 और N2 की वैल्यू हमने निकाल ली। N2 क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक 10 kg और 20 kg के बीच में। तो N1 क्या है, ये जो रिएक्शन ऑफर कर रहा है ये वाला सरफेस इस वाले ब्लॉक पे, और N2 क्या है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू आ गई। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने किसका बनाया था अभी, मास 10 kg का। अब बनाते फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 20 kg का। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम मास 20 kg का। ये ब्लॉक है मास जिसका 20 kg है। अब ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये इसने सरफेस में N2 इधर लगाया, तो ये वाला भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स किधर लगाएगा, इस वाले ब्लॉक पे इस वाले डायरेक्शन में। तो N2 की जो वैल्यू हो गई इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके 100 न्यूटन है। तो इस वाले ब्लॉक पे 20 kg पे ये आ गया। अब इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। वेट जो काम करेगा हमेशा कहाँ करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। W इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी, 20 इंटू 10, तो 200 न्यूटन आ गया। m इंटू जी होता है ना, m इंटू जी, मास 20 इंटू जी 10, तो कितना हो गया 200। इसके बाद ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, किसके डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी जो वैल्यू हो गई, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लिया इसने N3, ये क्या लगाएगा, ये वाला जो सरफेस है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में अपवर्ड में फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू को हमने क्या कह दिया N3। इसके बाद ये वाला जो सरफेस है इस पे इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको कह दिया हमने N4।
दोबारा से देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसको। इस वाले ब्लॉक को मास 20 kg है जिसका m इक्वल टू कितना है 20 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस पे पहले फोर्स इस वाले 10 kg के ब्लॉक की वजह से फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ। इसकी वैल्यू कितनी थी n2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन निकाल ली। इस वाले डायरेक्शन में देखो, इस वाले पे क्या लग रहा है, इस 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये क्या है, ये वाले ब्लॉक पे ये जो सरफेस है अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जिसको क्या कहेंगे n3। वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाला जो सरफेस है इस पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको बोलेंगे n4। तो अब हमने सारे फोर्सेस को देख लिया। अब क्या लगाना है, सिग्मा fx इजिकल टू 0 एंड सिग्मा fy इजिकल टू 0। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से लगभग 60 से 70% जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। तो हमें खाली क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो जहाँ सिग्मा fx इजिकल टू 0 पहले रख लो, जहाँ सिग्मा fy इजिकल टू 0 रख लो। तो हम रखते हैं लेट सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा fx इजिकल टू 0। तो सिग्मा fx इजिकल टू 0 रखें। तो इस वाले डायरेक्शन में इधर है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ n2 प्लस में माइनस n4 इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, एक इसके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये वाला है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा cos 30 डाउनवर्ड, और ये वाला क्या हो जाएगा sin 30 इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव, तो -50 ये वाला कंपोनेंट cos होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा sin। तो -50 sin 30 इक्वल्स टू 0। दोबारा से देखते हैं, ये वाला जो फोर्स होगा इस वाले डायरेक्शन में होगा, तो प्लस डायरेक्शन में n2, और ये वाला इस डायरेक्शन में -n4। ये तो वर्टिकल फोर्सेस हो गए n3 और w, इनको तो हटा दिया। अब इस वाले फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो एक इस डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर की डायरेक्शन इस 50 न्यूटन इधर है, तो एक ऐसे और दूसरा ऐसे रिजॉल्व किया जाएगा। ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 cos 30, और ये हो जाएगा 50 sin 30 ये वाला कंपोनेंट, तो 50 sin 30 आ गया। अब n2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 100 माइनस n4 माइनस 50 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 25। 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 माइनस n4 इक्वल्स टू 0। तो n4 की जो वैल्यू आगे कितनी आ गई 75 न्यूटन। तो n4 आ गया 75 न्यूटन। n4 क्या है कि जो ये वॉल है इस पे जो रिएक्शन ऑफर्ड कर रही है, n4 की वैल्यू आ गई 75 न्यूटन। अब बचा हमारा क्या है n3 ये वाला, इसको कैसे निकालना है, सिग्मा fy इक्वल टू 0 रख लो। सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, n2 n4 क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो इनको तो हम लेंगे नहीं कैलकुलेशन में। n3 क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस n3 अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 50, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा cos 30 माइनस 50 cos 30। ये वाला वेक्टर है, जैसे ये 50, इसको ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा 50 cos 30, ये 50 sin 30। तो हमें ये वाला लेना है 50 cos 30, और ये क्या आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है -200 इक्वल्स टू 0, और तो कोई फोर्स है नहीं। दोबारा से n3 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, -50 इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और -200, और n2 और n4 हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने सिग्मा fx में देख लिया। n3 -50 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 -200 इक्वल्स टू 0। ये कितना आ जाएगा n3, ये कितना होगा -25 √3 -200 इक्वल्स टू 0। तो n3 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी 200 प्लस 25 √3। n3 की जो वैल्यू आ गई ये कितना कर दिया 25 √3, इधर आ गया 200 प्लस 25 √3। n3 की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करके हम n3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या करा, n1 n2 n3 और n4 जितनी जो वैल्यू हैं, n1 क्या था रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस सरफेस ऑन ब्लॉक 10 kg, और n2 क्या था
कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, इन दोनों के कॉन्टैक्ट फोर्स। N3 क्या था? N3 था इस पे जो रिएक्शन ऑफर हो रही है इस वाले फ्लोर की वजह से इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में। N4 क्या था कि ये जो वर्टिकल फ्लोर है इस पे जो रिएक्शन ऑफर कर रहा है, तो N4 की वैल्यू हो गई। ये हमें ये सारी कॉन्सेप्ट किसके थे? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें तो न्यूटन क्या थे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। अगला अभी हमारा बचा हुआ क्या है टॉपिक? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो उसके बेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पुली प्रॉब्लम, कांस्टेंट मोशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे जो नीट और IIT JEE वगैरह में आते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।